राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पैरों की जूती। आज आंचल की शादी थी। दुल्हन के जोड़े में वह बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। उसके माता पिता उसकी नजरें उतारते थक नहीं रहे थे। बारात आने वाली थी। आंचल की आंखों में अपने आने वाले कल के लिए हजारों सपने झिलमिला रहे थे। बहुत ही खुशी खुशी आंचल और अमित का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन आंचल को बार बार ऐसा लग रहा था कि आज अमित का व्यवहार कुछ बदला सा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है शादी की रस्मों की वजह से वह बहुत थक गया हो, इसलिए उसके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा। लेकिन विदाई के बाद कार में भी अमित का व्यवहार आंचल के साथ कुछ अच्छा नहीं था। वह उसे बहुत ही बुरी नजरों से घूरे जा रहा था। उसने एक दो बार अमित से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन अमित ने उसे झिड़क दिया। अपने पति के इस व्यवहार की वजह से आंचल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह इसका कारण नहीं जान पा रही थी। शादी करके वह ससुराल आ गई और बहुत सारी रस्में शुरू हो गईं, लेकिन फिर भी आंचल का मन बहुत ही विचलित था। रात में फूलों से सजी हुई सुहाग रात की सेज पर आंचल कुछ अनबनी सी बैठी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। कुछ देर बाद नशे की धुत में अमित कमरे में आया और दुल्हन के जोड़े में बैठे आंचल को देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया और जोर से गरजते हुए बोला, यह घूंघट निकालकर शर्मीली दुल्हन बनने का नाटक बंद कर और चुपचाप मेरे जूते उतार। आंचल स्तब्ध सी बैठी हुई अपने पति अमित को देख रही थी। फिर अमित से उसका घूंघट पकड़कर खींचकर उसे खड़ा कर दिया और कहने लगा, तूने सुना नहीं मैं तुझे क्या कहा, मेरे जूते उतार। आंचल को जैसे झटका सा लगा। उसे अपना हाथ झड़कते हुए कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो अमित, तुमने पी रखी है क्या? अमित ने आंचल की कलाई पकड़ते हुए उसे जोर से डांटते हुए कहा, एकदम चुप, अब तू मेरी पत्नी है और मेरे पैरों की जूती है। आज के बाद मैं तुझे जो कहूँगा तुझे वही करना पड़ेगा। अगर तूने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आंचल चौंकती हुई बोली, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? शादी से पहले तो तुम बड़े ही संस्कारी और सभ्य बनने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन शादी की पहली ही रात तुम्हारी सारी असलियत सामने आ गई। छी, मुझे तो तुम्हें अपना पति कहते हुए भी शर्म आ रही है। यह किस तरह की हरकत कर रहे हो तुम? अमित ने एक जोरदार तमाचा आंचल के गाल पर मारते हुए कहा, चुप कर तू, तेरा काम सिर्फ मेरी बात मानना है और मेरी चुटकी बजाते ही मेरे एक इशारे पर दौड़कर मेरे सामने आ जाना है। इस रिश्ते में मैं तुझे बोलने की आज़ादी नहीं दूंगा। बड़ा उस दिन आधुनिकता का ज्ञान बांट रही थी ना, बड़ा शौक है ना तुझे मर्दों से दोस्ती करने का। अब मैं तुझे इस घर में कैद करके रखूंगा, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। कहाँ शादी से पहले आंचल अपने आने वाले जीवन के सपने देख रही थी, लेकिन अमित का यह बदला हुआ रूप देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता हुआ देख अमित जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसने कोई जंग फतह कर ली हो। उसने कहा, बात उससे दिन अपने दोस्तों से हंस हंस कर बातें कर रही थी ना, और जब मैंने तुझे टोका तो मुझे ज्ञान बांटने लगी। अब मैं तुझे बताऊंगा कि किसी लड़के से दोस्ती करने की सजा क्या होती है। बस यही औकात है तेरी। अब जिंदगी भर तुझे आंसू ही बहाते रहना है। आंचल ने भराए हुए गले से कहा, अगर तुम्हें मेरे लड़कों से दोस्ती पसंद नहीं थी तो फिर क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की? अगर तुम इतनी छोटी सोच के हो तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? तुमने शादी से इनकार क्यों नहीं कर दिया? तब अमित हंसते हुए बोला, तुम जैसी लड़की को शादी करके काबू करने में का मजा ही कुछ और है। अब मैं तुम्हें इस पिंजरे में कैद करके रखूंगा और तुम तड़फड़ाती रहोगी। तुझे मैं अपने पैरों की जूती बनाकर रखूंगा। यह सुनकर आंचल अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस जमाने की लड़की हूँ, मैं तुम्हारे पैरों की जूती बनकर नहीं रहूंगी।
मैं आज ही तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। तुम जैसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। आंचल की बात सुनकर अमित ठहाके लगाकर हंसने लगा और बोला, तुम्हारे मांग में मेरे नाम का सिंदूर है और तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र। इस रिश्ते को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अगर इस रात के बाद तुम मुझे छोड़कर गई तो सब लोग तुझे ही छोड़ी हुई समझेंगे। सबको यही लगेगा कि तेरे ही चरित्र में कोई कमी होगी जो तू ससुराल में रुक नहीं पाई, और तेरे घर वाले भी यही कहेंगे कि शादी के बाद तू हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब तुम कहाँ जाओगी? अमित बोला कि वैसे भी जब रिश्ते टूटते हैं ना तो मर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औरतों का जीना माहौल हो जाता है। तुम किस किस को जवाब देती फिरोगी? सब लोग तुम्हें गलत निगाहों से देखेंगे। समाज में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। और वैसे भी आज मैं पति होने का अधिकार जताकर तुम्हें अपने काबू में कर लूंगा। यह कहकर अमित ने जैसे ही आंचल का हाथ पकड़ा, आंचल ने उसे झटकते हुए एक जोरदार तमाचा मारा और धक्का देकर पीछे धकेल दिया और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उधर से अमित की माँ मधु जी आ रही थीं। आंचल उनसे टकराई तो मधु जी ने कहा, अरे बहू, तुम कमरे से बाहर क्यों आ गई? अगर कुछ चाहिए था तो अमित से कहकर मुझे बुला दी होती। ऐसे कमरे से क्यों आ गई? चलो अपने कमरे के भीतर चलो। माफ करिएगा माँ, लेकिन मैं कमरे में नहीं जाऊंगी। आंचल की बात सुनकर मधु जी चौंक गई। क्या बात है बहू, अमित से कुछ अनबन हो गई क्या? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तभी उधर से मधु जी की ननद प्रमिला जी आई और कहा, क्या हुआ भाभी, यह नई बहू कमरे से बाहर क्यों खड़ी है? कुछ बात हुई है क्या? मधु जी ने धीरे स्वर में आंचल से कहा। बहू, तुम कमरे में चलो। नहीं माँ जी, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। अरे यह कलयुग की बहू है भाभी, शादी की पहली रात कह रही है कि अपने पति के साथ नहीं रहेगी। प्रमिला जी हाथ मटकाते हुए बोली, यह कैसी बहू पसंद करके लाई हो भाभी? जी आप चलिए, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। क्यों जाऊँ यहाँ से? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी तो जानूं कि आखिर बात क्या है। क्या बात है बहू? तभी उधर से अमित गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर आया। आंचल, कमरे में चलो, क्या तमाशा करने की जरूरत नहीं है। और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो आंचल ने अमित का हाथ झटक दिया और कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की कोशिश मत करना। अब तो मधु जी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वह बहू को किनारे ले जाकर बोली, बात क्या है बहू? अमित से कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? पति पत्नी में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। इस तरह घर की इज्जत मत उछालो। आंचल चुपते हुए बोली, माँ जी, अगर आप सुनेंगी तो आपके सुपुत्र ने मुझे कमरे में किस तरह की बातें कही हैं तो आप सोचेंगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। वह मुझे जिंदगी भर अपने पैरों की जूती बनाकर रखना चाहता है, वह भी सिर्फ इसलिए कि शादी से पहले उसने मुझे अपने दोस्तों से बातें करते हुए देख लिया था। आप बताइए माँ जी, क्या आप इस घर में मुझे पैरों की जूती बनाकर रखने के लिए लाई हैं? वह कह रहा था कि वह जिंदगी भर मुझे इस पिंजरे में कैद करके रखेगा। मैं तो यहाँ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आई थी, लेकिन अगर ससुराल मेरे लिए पिंजरा बन जाएगा तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूंगी? यह बात सुनकर मधु जी तो सन्न रह गईं। वह गला साफ करते हुए बोली, बहू, गुस्से में अमित कभी कभी बदतमीजी कर जाता है। तुम शांत होकर अपने कमरे में जाओ, मैं उसे समझाऊंगी। नहीं माँ जी, यहाँ मेरा बहुत अपमान हुआ है और अब मैं यहाँ इस छत के नीचे नहीं रहूंगी। मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ। और आंचल अपने पापा को फोन करने के लिए चली गई। मधु जी हैरान परेशान अपने पति वीरेंद्र जी के पास गई और उनसे सारी बात बताई ताकि वह इस समस्या का हल निकाल सकें। उधर अमित अपनी ही अकड़ में था और अब तो बात आंचल के स्वाभिमान पर आ चुकी थी। मधु जी हाथ बढ़ाते हुए अपने पति वीरेंद्र जी से बोली, अरे उठिए, देखिए घर में क्या हो रहा है। वीरेंद्र जी अपने आंख मलते हुए
क्या हुआ भाग्यवान, इतनी भागा दौड़ी के बाद जरा सा तो आराम मिला है और तुमने आकर जगा दिया। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई? मधु जी हड़बड़ाते हुए स्वर में बोली। बहू घर छोड़कर जाने की बात कर रही है। यह बात सुनकर वीरेंद्र जी की नींद एक चुटकी में ही उड़ गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठे और आश्चर्य से बोले, क्या बहू ऐसा क्यों कह रही है? ऐसी भी क्या बात हो गई? मधु जी ने कहा, अमित ने नशे की हालत में बहू को बहुत अपमानित किया है। और मधु जी ने वीरेंद्र जी को सारी बात बताई। वह हड़बड़ाहट में उठकर खड़े हो गए। उधर आंचल ने फोन करके अपने पापा को सारी बात बताई तो आंचल के पापा अपनी बेटी की बात सुनकर घबरा गए और उसी वक्त अपनी पत्नी के साथ उसके घर के लिए निकल पड़े। उधर आंचल एकटक दरवाजे पर निगाहें गाड़े खड़ी थी। उधर वीरेंद्र जी घबराते हुए आंचल के पास गए और बोले, क्या हुआ बहू, क्या बात हो गई? अगर अमित ने तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी की है तो मैं उसे की अकल अभी ठिकाने लगाता हूँ, लेकिन तुम इस तरह से घर छोड़कर जाने की बात मत करो। आंचल भरे हुए गले से बोली, पापा जी, अमित ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि अब मैं उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। वीरेंद्र जी ने कुर्सी को आगे बढ़ाते हुए आंचल से कहा, बहू पहले तुम आराम से बैठो और विस्तार से मुझे बताओ कि आखिर बात क्या हुई है। आंचल चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और मधु जी जल्दी से उसके लिए ठंडा पानी ले आई। आंखों में आंसू लिए आंचल ने कहा, पापा जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस घर को छोड़ने से पहले मुझे आपको सारी बात बता देनी चाहिए। और आंचल ने रो रो कर अपने ससुर को सारी बात बताई। उसने कहा, पापा जी, अमित मुझे इस घर में कैद कर कर रखना चाहता है और मुझे अपने पैरों की जूती बनाकर उसके हिसाब से इस घर में मेरा कोई सम्मान नहीं होगा। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे बिताऊं? इसलिए मैंने इस घर से जाने का फैसला कर लिया है। अब आप ही बताइए पापा, इन सब में मेरी क्या गलती है? अपने दोस्तों से बातें करके मैंने क्या गलती कर दी? यह सब सुनकर वीरेंद्र जी का सर शर्मिंदगी से झुक गया और वह बोले, माफ करना बहू, अमित ने तुमसे बहुत ही बदतमीजी से बात की है। मैं अभी उसे समझाता हूँ, लेकिन इस तरह से घर छोड़कर मत जाओ, बहुत बेइज्जती होगी हमारी समाज में। लोग क्या कहेंगे? मुझे तो तुम्हारी जैसी ही बहू चाहिए थी। कम से कम मेरी बात मानकर ही रुक जाओ। नम आंखों से आंचल ने कहा, पापा जी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है और माँ की मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन जिसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ा है, जिसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है, जब उसी की नज़रों में मेरा सम्मान नहीं है तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगी? वीरेंद्र जी कुछ बोल ही पाते इससे पहले ही आंचल के माता और पिता वहाँ पहुँच गए। आंचल की माँ घर में आते ही आंचल आंचल करके आवाज़ लगाने लगी। आंचल दौड़कर हाल में पहुंची और उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, यह सब क्या हो गया? दामाद जी ऐसे निकलेंगे, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। वह शिकायत बुरी नज़रों से आंचल के सास ससुर को देखने लगी तो उन लोगों की नज़र शर्म से झुक गई। वीरेंद्र जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, समधी जी, हमें एक मौका और दीजिए, हम अमित से बात करेंगे, उसे समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तब आंचल के माता पिता ने कहा, यह फैसला तो हम आंचल के ऊपर छोड़ते हैं कि वह यहाँ रहना चाहती है या नहीं। हाथ जोड़ते हुए अपने सास ससुर से कहा, पापा जी, मुझे रोकने की कोशिश मत करिएगा। अगर इतना सब कुछ सुनाने के बाद भी मैं यहाँ रुक गई तो मेरा अंतरात्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वीरेंद्र जी निशब्द हो गए, क्योंकि जब उनके बेटे ने ही उनका सर शर्म से झुका दिया था। अमित ने अपने पापा आप को कमरे में बंद कर लिया और लाख बुलाने के बाद भी बाहर नहीं आया। कुछ देर बाद आंचल अपने माता पिता के साथ अपने मायके चली गई, लेकिन वीरेंद्र जी ने अपने मन में सोच लिया था कि वह इस तरह से इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे और वह अपने बेटे
अमित को सबक सिखाकर रहेंगे और अपनी बहू आंचल से अमित को माफ़ी मंगवाकर रहेंगे। इधर आंचल के जाने के बाद मेहमानों के बीच चर्चा शुरू हो गई। सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर अमित ने ऐसा क्या कर दिया कि बहू पहले ही रात को घर छोड़कर चली गई। वीरेंद्र जी चिंता के मारे अपने सर पर हाथ रखकर कमरे में बैठ गए। मधु जी भी बहुत परेशान थीं। एक औरत होने के नाते वह समझ सकती थी कि आंचल के ऊपर क्या बीत रही होगी और उसे कितना बुरा लगा होगा। अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर आंचल भी अपने घर पहुंच चुकी थी। आंचल ने पापा ने उससे कहा, बेटा आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता मत करना। माँ ने भी कहा, हाँ बेटी, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। आंचल के लिए तो बस इतना ही काफी था कि उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। आंचल के घर में भी अभी मेहमान थे। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था आंचल बहुत तेज तर्रार है, इसी की गलती रही होगी, तो कोई कहता नहीं, लड़के में ही कुछ किया होगा। आंचल के माता पिता ने अभी किसी को कुछ बताया नहीं था। आंचल अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। खिड़की से आई ठंडी हवाएं उसे सहला रही थीं, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। अमित को वह पसंद करने लगी थी, लेकिन अमित का ऐसा रूप होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज भले ही वो अमित की पत्नी थी, लेकिन ऐसे संकीर्ण सोच वाले इंसान की वह पत्नी बनने को तैयार नहीं थी। वह परेशान थी। तभी आंचल की माँ उसके लिए एक कप चाय बनाकर लाई। वो सोच रही थी कुछ भी तो नहीं बदला, बस फर्क इतना ही था कि आज और कल में कि वह आज अमित की सुहागन थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा कभी कभी जिंदगी में ऐसी स्थिति भी आ जाती है जिसके हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, धैर्य रखो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। चाय पीने के बाद आंचल जैसे ही बेड पर लेटी, थकान की वजह से उसे नींद आ गई। उधर वीरेंद्र जी भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी पत्नी मधु जी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और बस चुपचाप आंसू बहा रही थीं। लेकिन एक अमित ही था जो शराब के नशे में गहरी नींद में सो चुका था, क्योंकि आने वाले कल के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। अगली सुबह जब अमित का नशा उतरा तब उसे पता चला कि आंचल उसका घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे की कोई भी झलक नहीं थी। वीरेंद्र जी ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, यह तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी इस हरकत की वजह से बहू घर छोड़कर चली गई। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। क्या हमने तुम्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं? अमित ने गुस्से में कहा, पापा वह अपने दोस्तों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरे संस्कार पर उंगली उठाने से पहले आप अपनी बहू के संस्कार भी देख लीजिए। यह कहकर अमित पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया। वीरेंद्र जी उसे चुपचाप देखते रह गए। तभी अमित की बुआ प्रमिला जी ने आंचल को फोन किया और कहा, बहू मर्द होते ही गर्म मिजाज के हैं, चुपचाप सर झुकाकर पति की बात मानने में ही समाज में इज्जत मिलेगी। आंचल ने जवाब देते हुए कहा, बुआ जी अमित ने जितनी बदतमीजी से मुझसे बात की है मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए गलत कहूंगी भी नहीं। यह कहकर आंचल ने फोन रख दिया। प्रमिला जी गुस्से में तमतमाते हुए वीरेंद्र के पास गईं और बोली, भैया यह कैसी बहू लाए हो तुम? मेरी तो बात ही नहीं सुनती। वीरेंद्र जी ने गुस्से में कहा, क्या जरूरत थी बहू को फोन करने की? हम इस मामले को खुद ही सुलझा लेंगे। प्रमिला जी पैर तमतमाते हुए वहां से चली गईं। मधु जी ने धीरे से अपने पति से पूछा, सुनिए जी आप क्या करने वाले हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर अमित भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अचानक से
वीरेंद्र जी मधु जी पर गुस्सा करते हुए बोले, यह सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने ही अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए वह किसी औरत की इज्जत करना नहीं जानता, और वह भी अपनी पत्नी के साथ। भला कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या? यह सुनकर मधु जी का चेहरा उदास हो गया। वह बोली, मैंने क्या किया है जी? चुप कर जाहिल औरत, एक तो मेरा दिमाग खुद ही खराब है, ऊपर से बकबक किए जा रही है। इतना कहकर वीरेंद्र जी अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए, बदतमीज, तू भी अपने बेटे की तरह हो गई है, आज मैं तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तभी कमरे के बाहर खड़ा अमित लपकते हुए कमरे के अंदर आया और अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, पापा आप यह क्या कर रहे हैं? माँ पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? तभी वीरेंद्र जी गुस्से में बोले, तू और तेरी माँ दोनों मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मधु जी तो रोने लगीं और अमित हैरानी से अपने पिता की तरफ देख रहा था। माँ यहाँ से चलो, पापा अभी बहुत गुस्से में हैं। मधु जी चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। अमित को बहुत बुरा लग रहा था कि आज पहली बार उसके पापा ने उसकी माँ के ऊपर हाथ उठाया है। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उधर आंचल के घर छोड़कर चले जाने की वजह से लोग अमित से तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने तो अफवाह उड़ा दी कि अमित में ही कोई कमी थी। वह अपनी पत्नी को पाया खुश नहीं, इसलिए उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। यह सब बातें सुनकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। अब उसे लग रहा था कि शराब के नशे में वह आंचल को कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह गया। घर का माहौल बहुत बिगड़ चुका था। सारे मेहमान भी चले गए थे। वीरेंद्र जी का मूड हमेशा उखड़ा उखड़ा ही रहता। वह हमेशा अपनी पत्नी मधु जी से नाराज ही रहते, कुछ ना कुछ कहते रहते। घर का माहौल बहुत खराब था। अमित जब भी अपने पिता को अपनी माँ का अपमान करते हुए देखता तो उसका खून खौल उठता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु जी चुपचाप हॉल में बैठी हुई थीं। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मधु जी ने उठकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वीरेंद्र जी के दोस्त खड़े थे। मधु जी ने बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें अंदर हॉल में बैठाया और उनके चाय पानी और नाश्ते का इंतजाम करके उनके पास ही बैठ गई, क्योंकि वीरेंद्र जी कहीं बाहर गए हुए थे। वह उनसे उनके घर का हालचाल पूछने लगी। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र जी भी आ गए तो मधु जी वहां से उठकर अपने कमरे में चली गईं। कुछ देर तक दोनों मित्रों में बातें हुईं, फिर वह अपने घर चले गए। जब उनके दोस्त अपने घर चले गए तो वीरेंद्र जी गुस्से में तमतमाते हुए कमरे में गए और उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए हाल में ले आए और बोले, जब मैं घर पर नहीं था तुम मेरे दोस्त से इतना हंस हंस कर बात करने की क्या जरूरत थी? यह शरीफ घर के औरतों के लक्षण नहीं होते। तुम तो बुढ़ापे में एकदम बच्चलन हो गई हो। बदतमीज औरत, अब बोलती क्यों नहीं? शोर सुनकर अमित भी हॉल में आ चुका था। बेशरम औरत, अब चुप क्यों है? क्या जरूरत थी किसी पराये मर्द से हंस हंस कर बातें करने की? मधु जी सहनते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं जी? वह आपके दोस्त हैं और मैंने कोई पहली बार तो उनसे बात नहीं की। मैं तो हमेशा ही उनके घर परिवार का हाल चाल पूछ लेती हूँ। आपने आज से पहले तो कभी मुझे किसी से बात करने पर पाबंदी नहीं लगाई थी। तब वीरेंद्र जी गरजते हुए बोले, पहले मैं बेवकूफ़ था, मुझे समझ में नहीं आता था कि औरतों को काबू में कैसे रखा जाता है। यह सुनकर अमित ने कहा, पापा आप माँ से कैसे बात कर रहे हैं? मैंने आप दोनों को इतने सालों से देख रहा हूँ। आपने माँ से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। वीरेंद्र जी अमित की तरफ देखते हुए बोले, हाँ, इससे पहले मैं कभी भी अपनी पत्नी से इस तरह की बात नहीं की, लेकिन पत्नी से कैसे बात करनी चाहिए ये मैंने तुमसे ही तो सीखा है बेटा। जिस तरह से तुमने शादी की पहली रात अपनी पत्नी को काबू में करना चाहा, उसी तरह मुझे भी अपनी पत्नी को काबू में रखना चाहिए था, तो वह कभी भी किसी पराये मर्द से इस तरह हंस हंस कर बातें नहीं कर पाती।
तुम भी तो अपनी पत्नी से इसीलिए नाराज होना क्योंकि उसने अपने दोस्तों से बात की है। तब तुम्हारी माँ ने तो आज तक पता नहीं कितनी मर्दों से बात की होगी, तब इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारी माँ को मुझे पैरों की जूती बनाकर रखना चाहिए था और इस घर को पिंजरे की तरह रखना था, ताकि ना यह किसी से बोल पाए और ना ही किसी से दोस्ती कर पाए। मुझसे गलती हो गई, तभी तो इसका दिमाग खराब हो गया है। अपने पापा की बातें सुनकर अमित का सर शर्मिंदगी से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इतने दिनों से अपने किए पर ग्लानि तो हो रही थी, लेकिन आज उसका अहंकार भी चूर चूर हो गया था। वह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, कोई भी बेटा यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी माँ के बारे में कोई ऐसी बात करे। तब वीरेंद्र जी ने गुस्से में बोला, तब तुमने अपनी पत्नी से ऐसी बात क्यों की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उस बच्ची का इतना अपमान किया? अमित अपने पापा के पैरों में गिरते हुए बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन मैं किस मुंह से उससे माफ़ी मांगने के लिए जाऊं? आप सही कहते हैं, माँ भी तो बहुत से मर्दों से बात करती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि उसका चरित्र खराब है। मुझे भी अपनी पत्नी के मन को समझना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, लेकिन आप मेरी गलतियों की सज़ा माँ को मत दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आंचल अब मेरा मुंह भी देखना पसंद करेगी। वीरेंद्र जी ने उसे उठाते हुए कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही बहुत है, और मैं तुम्हारी माँ का अपमान नहीं कर रहा था। तभी मधु जी बोली, हाँ बेटा, हमने यह योजना बनाई थी कि जब तुम्हें मेरा अपमान होते हुए देखोगे, तब शायद तुम्हें यह एहसास हो कि तुमने बहू के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम एक बार बहू से माफ़ी मांगो, वह तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। वह बहुत कोमल दिल की लड़की है। अमित के साथ उसके माता पिता भी आंचल के घर जा पहुँचे। उनका घर में देखते ही आंचल ने अपने सास ससुर के पैर छुए, लेकिन अमित की तरफ देखा भी नहीं। अमित का सर शर्मिंदगी से झुक गया। तभी आंचल के माता पिता भी वहां आ गए। अमित ने अपने सास ससुर के पैर छुए और माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आंचल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को वापस लेने आया हूँ। आंचल अवाक रह गई कि अमित की सारी अकल ढीली कैसे हो गई। अमित ने आंचल की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, आंचल, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ और घर चलो। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं ज़िंदगी भर सुकून से सांस नहीं ले पाऊंगा। पापा ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया है। आंचल हैरानी से अपने सास ससुर की तरफ देख रही थी, तो वीरेंद्र जी ने कहा, बेटा, इसे माफ़ करके एक मौका और दो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे पता है तुम उसे एक मौका ज़रूर दोगी। अगर यह तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह हमें मंजूर होगा, लेकिन एक बार मेरी बात मानो। मधु जी भी आंचल के सर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ बेटी, तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। तुम तो हमारे घर की रौनक हो। आंचल ने अपने माँ पापा की तरफ देखा तो उसके माँ और पापा ने भी सहमति से सर हिलाते हुए कहा। तब आंचल ने अमित के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। आंचल की हाँ सुनकर अमित खुशी से झूम उठा। उसका चेहरा देखकर आंचल खुद ही शर्मा गई और अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर अपने ससुराल वापस चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।